एक गांव में कालू और बबलू की आमने सामने दुकान थी। दोनों गन्ने का रस बेचा करते थे। कालू को बबलू की ईमानदारी से बहुत नफरत थी। वो बबलू के साथ झगड़ने के लिए मौका ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन कालू बबलू से झगड़ने लगा। ये बबलू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ कालू भाई, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तुम जंगल के पंछियों को मेरे बारे में क्या फैला रहे हो कि मैं गन्ने के रस में पानी मिलाता हूँ? मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि तुम गन्ने के रस में पानी मिलाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बस देखते जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपनी ही एक दोस्त टिल्लू को बहला फुसलाकर बबलू की दुकान में भेजता है। अरे रे रे रे, ये कैसा गन्ने का रस है? मेरी तो जान ही जा रही है पेट दर्द के कारण। तुम इसमें क्या मिलाते हो? उसका चीखना सुनकर वहाँ खड़े पक्षी और कालू कौवा सारे पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या भाई, तुमने लगता है बबलू के केमिकल से बने गन्ने का रस पी लिया है। इस बबलू को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों की तबीयत ऐसी ही खराब हो जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बबलू बहुत दुखी होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। बेटा, तुम बबलू हो ना? तुमसे बहुत बार मैंने गन्ने का रस मुफ्त में पिया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो बेटा। कम से कम एक गिलास गन्ने का रस ही दे दो। एक धोखेबाज के कारण अब यहाँ अकेले रो रहा हूँ मैं। आपको दिखाई नहीं देता है क्या मेरी हालत? हाँ, मैं ईमानदारी से काम करता था और मुझे पिटाई मिली, जबकि वो मिलावटी गन्ने का रस बेचने वाला आज अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जब मैं गन्ने का रस निकालूंगा तो मशीन में से खिलौने निकलेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान इसमें? कैसे पता बेटा कि मशीन में से गाड़ियाँ आने लगे? कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी कहने पर ये सब करके देखूंगा। अगर कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब से मैं तुम्हें भिखारी के साथ साथ पागल भी समझूंगा। बबलू के वहाँ से जाते ही भिखारी साधु में तब्दील हो जाता है। फिर बबलू अपने गन्ना जूस की मशीन में गन्ना डालता है तो दूसरी तरफ से छोटे छोटे खिलौने निकल आते हैं। वो खिलौने गन्ने के बने हुए होते हैं। मोटर कार, बाइक, छोटा प्लेन इत्यादि। अरे ये क्या? ऐसे कालू आश्चर्य हो जाता है। ये तो उस भिखारी का चमत्कार है। शायद वो भिखारी ही नहीं था, वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा रहे होंगे। वहाँ पे पहुँचे हरिया काका कहते हैं, बेटा, तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो गन्ने से बने हुए हो। मेरे पोते के लिए तो 2 खिलौने दे ही दो। हाँ हरिया काका, ये लो। इसके बाद एक ग्राहक आते जाते हैं और बबलू की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और पंछी लोग मिलकर उससे माफी मांगते हैं। अरे, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी नहीं मांगिए। ये सब किया कराया कालू का है। इसके बाद से तो बबलू की दुकान चल निकलती है। उसके यहाँ बच्चों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी उसके खिलौनों का मजा लेते रहते हैं। ये बबलू, ये क्या चमत्कार है? तुमने लगता है किसी तांत्रिक को पकड़ के गांव वालों को मूर्ख बनाने की ठान ली है और उनसे पैसे हड़पने की सोच रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो गांव वालों, ये कोई मांत्रिक की मदद से ऐसा कर रहा है। ये इसका आप सबको लूटने का प्लान है। इसको पीट दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, पीटो इसे। तभी वहाँ गांव की मुखिया पीलू आ जाती है। पीलू को देखकर सब चुप हो जाते हैं। कालू, तुम हद से ज्यादा बदमाश हो गए हो। मैं गांव में नहीं थी
तो तुमने अपने से ही बबलू को सजा दे दिया, उस पर गलत सलत इल्जाम लगाया। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हारे गन्ने का रस पीकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। असल में तुम अपने गन्ने के रस में केमिकल मिलाते हो। ये देखो लैब रिपोर्ट। पीलू सबको गन्ने का रस का रिपोर्ट दिखाती है। उसमें मिलावटी होना पाया गया था। सभी गांव वाले कालू को पीट देते हैं। बबलू, तुम्हें लगता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिला है। तुम नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति हो। अब से तुम ऐसे ही खिलौने बेचा करो। इसके बाद से बबलू पूरी मेहनत करके गन्ने की मशीन से नए नए खिलौने बनाने लगा और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। इस तरह से गांव में उसका बहुत नाम हो गया और वो जल्द ही दौलतमंद भी हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। एक जंगल में एक हरा भरा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर संगीत नाम की एक कोयल रहती थी। उसने बहुत सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो रहती थी। छोटे होने के कारण वो बच्चे अभी उड़ना सीख ही रहे थे, तो संगीत उनके लिए खुद वो खाना ढूंढ कर ला कर अपनी चोंच से प्यार से खिलाती थी। एक दिन जोरों शोरों से बरसात शुरू हो गई। बिजली गरज रही है, बारिश हो रही है। तभी संगीत के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। माँ, भूख लगी है माँ। अरे बच्चों, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। देखते ही देखते बच्चे जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा रोने लगा। माँ, मुझे भी भूख लग रही है माँ, कुछ ना कुछ तो दो ना। संगीत को बहुत चिंता हुई। अपने बच्चों को रोते हुए संगीत को नहीं देखा जा रहा था। वह उन सबको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ देखो ना, कल का कुछ भी हो चलेगा, मैं खा लूंगी। इस बात से संगीत उदास होने लगी क्योंकि घर में कुछ नहीं था। संगीत सोच में पड़ गई। अरे इतनी जोर बारिश हो रही है, मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर मैं खाना नहीं लाई तो बच्चों को भूखा शांत कैसे कर पाऊंगी? ऐसे मन में अपने हिसाब किताब लगा रही है और सोच रही है। काफी सोचने के बाद संगीत ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर आ पहुंची। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल, फल, सब्जी सब सूखने के लिए आंगन में रखा हुआ था। कोयल ने उसको देखा। अरे यहाँ पे तो काफी सारा भोजन है, मैं अपने बच्चों को जरूर पेट भर खिला सकती हूँ। यह सोचते हुए बच्चों के लिए अपने मुंह में संगीत ने ढेर सारा चावल लिया और पैरों से एक फल भी ले लिया और झटपट वहाँ से उड़ गई। भीगी भागी सी जैसे ही वो घोंसले में पहुँचती है तो सभी बच्चे एक साथ पूछते हैं, माँ आप भीग गए हो? माँ मुझे ना भूख नहीं है, आप बरसात में मत जाओ। बच्चों की बात सुनते हुए संगीत की आंखों में भी पानी आ जाता है और अपने पंख को झटकाते हुए बोलती है, अरे मैं माँ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आपका पेट भर जाए, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? ऐसे कहते हुए सभी बच्चों को प्यार से अपने मुंह में जो दाना लाई थी उसको खिलाती है और फल भी काट काट के वो भी देती है। फल और दाने खा के बच्चों का पेट भर गया। वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान की पत्ती में डालकर भी माँ अपने बच्चों की पेट भरती है और उसकी भलाई चाहती है। बच्चे खुश तो माँ भी खुश। ऐसे संगीत और बच्चे बहुत खुशी खुशी से बरसात का मजा लिया। रामपुर में कालू कौआ अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू बहुत ही गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करता था और पीलू दूसरी चिड़ियाओं के घर पर काम किया करती थी। उनके 2 बेटे थे। एक दिन कालू कौआ बीमार पड़ जाता है और बहुत दिनों तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तुम डॉक्टर को दिखा लो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा?
कालू कहता है, अरे पीलू घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कल सरकारी अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवा लूंगा। अगले दिन पीलू और कालू सरकारी अस्पताल जाते हैं। कालू का चेकअप होता है और डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलता है, इन्हें खून की कमी हो गई है, मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें समय समय पर देते रहना, और हाँ 2 महीने तक इन्हें आराम करना होगा। पीलू और कालू दवाइयाँ लेकर अपने घर वापस आते हैं। कालू कहता है, पीलू ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी आई होंगी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पीलू कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। इन दवाइयों के लिए मैंने अपना मंगलसूत्र सुनार के यहाँ गिरवी रखवा दी हूँ, जब पैसे आएंगे तो मैं उसे छुड़वा लूंगी। अब तुम आराम करो, मैं भोजन बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद पीलू सबके लिए भोजन बनाती है। कालू भोजन करके दवाइयाँ ले लेता है। पीलू और उसके दोनों बच्चे कालू के लिए परेशान रहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान पीलू काम पर नहीं जा रही थी। उसका सारा समय सिर्फ कालू की देखभाल पे ही बीत जाता था। कालू पीलू से कहता है, अरे पीलू तू अगर घर में ही रहेगी तो हम दोनों की आमदनी कैसे होगी? मैं तो काम पर जा नहीं पा रहा हूँ, तू कम से कम अपने काम पर जा, तेरे काम से जाने पर हमें थोड़ी बहुत तो आमदनी होगी। कालू की बात सुनकर पीलू वापस से काम करने लग जाती है, लेकिन तब तक उसकी मालकिन ने दूसरी नौकराइन रख चुकी थी। वो पीलू से कहती है, पीलू तू इतने दिन नहीं आई तो मुझे किसी और को रखना पड़ा, ये ले तेरी पिछले महीने की पगार। इस तरह पीलू दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। कालू उससे पूछता है, अरे पीलू तू इतनी जल्दी घर आ गई? पीलू उसे बताती है, जी मेरी मालकिन ने कोई और नौकरानी रख ली है, अब मेरे पास भी कोई काम नहीं रहा, लेकिन मेरी मालकिन ने पिछले महीने की पगार दी है तो थोड़े पैसे मिल चुके हैं। पीलू थोड़ी देर सोचती है, फिर कालू से कहती है, देखिए मुझे जलेबी बनाना बहुत अच्छे से आता है, अब ठंडी का मौसम भी आ रहा है और लोगों को गर्मा गर्म जलेबी मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है पीलू, एक कोशिश करके तो देख। अगले दिन से पीलू एक ऑफिस के बाहर गर्मा गर्म जलेबियां बनाना शुरू कर देती है। उसकी खुशबू से बहुत सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे दीदी जी जरा एक प्लेट गर्मा गर्म जलेबी दीजिएगा तो। टिल्लू भी वहाँ पर जलेबी खाने आता है। टिल्लू पीलू के बच्चों के स्कूल का हेडमास्टर था। वो जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पीलू जी क्या टेस्टी जलेबी बनाई है आपने, मैं तो इसी बात पे आपके बच्चों को पास कर दूंगा, हा हा हा। इस तरह से बहुत सारे लोग पीलू की जलेबी खाने लगे और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी। पीलू अपनी कमाई से खुश हो गई थी। पीलू अपने पैसों से मंगलसूत्र को सुनार के यहाँ से छुड़वा लेती है और 1 महीने बाद ही कालू कौवे की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब कालू भी पीलू के साथ जलेबी की दुकान पर जाने लगता है। कालू पोहा बनाता है और पीलू जलेबियाँ बेचती है। इस तरह से दोनों पति पत्नी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और उनके बच्चे अच्छी स्कूल में शिक्षा पाते हैं। अब वे सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।